पाकिस्तानी कल्चर है क्या? वी वर पार्ट ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट, यू नो, वी शेयर, अब तो बॉर्डर्स आ गए हैं, बट वी वर इंडिया, राइट? सो हमारा कल्चर ईरान से तो नहीं है, हमारा कल्चर टर्की से तो नहीं है. इर्तुगुल इज, यू नो, पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, बट Bollywood is more part of our culture because we used to share that. नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि हमारा जो भी कल्चर है ना, वो इंडियन कल्चर है, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. मैं ये चीज़ें कई बार बोल चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस है. आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब कि वो खुद को रिलेट नहीं कर पा रहे कि उनके पूर्वज कौन थे, उनकी आइडेंटिटी क्या थी. अब उनको पता है, वैसे तो रिलेट करना मतलब उनको पूरा पता है कि ये जो आज का पाकिस्तान है वो पहले इंडिया हुआ करता था और यहाँ पर पहले मेजोरिटी हिंदू ही हुआ करते थे. मेजोरिटी तो छोड़िए, सारे हिंदू हुआ करते थे. लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हम सबको पता है कि तलवार की जोर पर यहाँ पर सबको कन्वर्ट किया गया, और कन्वर्ट करने के बाद फिर ये जो आज का जो पाकिस्तान है ना, वो ज़्यादा कट्टर हो गया. मतलब वो हिंदू में से मुसलमान तो बने, लेकिन ज़्यादा खुद को साबित करने में ज़्यादा हो गए. तो अब उनको हमेशा एक चीज़ रहती है कि चाहे हम अरब के साथ हम खुद को रिलेट कर ले, चाहे टर्क्स के साथ, चाहे ईरान के साथ, इवन चाइना के साथ भी, भले फेस मैच ना करते हो, लेकिन इंडिया के साथ तो हम कभी भी खुद को मैच करेंगे ही नहीं. अब यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई, मतलब कोई ना कोई तो होगा ना सेंसिबल बंदा जो सोचेगा, ठीक है, आपने टर्की में कोई 2-4 ड्रामे देख लिए, 2-4 सीरीज देख ली, आपने कह दिया कि भाई नहीं क्या मज़ा है, लेकिन आप मतलब और किसी कंटेंट से रिलेट नहीं कर पाएंगे आप. लेकिन इंडिया के 99% कंटेंट से आप, है ना, रिलेट कर पाएंगे. आपको पता चलेगा कि नहीं, यहाँ कुछ ना कुछ हमें समझ में आ रहा है. यही बात हो रही है. इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं. पाकिस्तानी कल्चर है क्या? वी वर पार्ट ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट, यू नो, वी शेयर, अब तो बॉर्डर्स आ गए हैं, बट वी वर इंडिया, राइट? सो हमारा कल्चर ईरान से तो नहीं है, हमारा कल्चर टर्की से तो नहीं है. इर्तुगुल इज, यू नो, पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, बट Bollywood is more part of our culture because we used to share that rather than, you know, let's say अगर आप सिर्फ सिनेमा और आर्ट की बात करें, ईरानियन सिनेमा हो गया, टर्किश सिनेमा हो गया, टर्किश टेलीविजन हो गया, उससे कई ज़्यादा तो हमारा इन्फ्लुएंस इंडिया से है. अभी भी शाहरुख खान का कोई गाना लग जाए, लता जी का कोई गाना लग जाए, उधर अभी फरीदा जी का कोई, फरीदा खानम साहिबा का कोई गाना लग जाए, वसीम अकरम की कोई बोलिंग की क्लिप चल रही हो उनके टेलीविजन, तो वो रोक के सुनते हैं और देखते हैं. और हम भी यही करते हैं. तो आपने जो आर्टिफिशियलिटी की बात की, बॉर्डर्स की, ये तो फिर सियासत है और हम इस सियासत में डूब पड़े हैं. बिल्कुल. आई मीन, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल पॉलिटिक्स, राइट? मुझे आज तक किसी ने इस सवाल का जवाब नहीं कोई भी दे पाया कि पाकिस्तानी कल्चर है क्या. इट्स ऑल पॉलिटिक्स एंड इट्स सैड. इससे पहले तो मैं एक छोटी सी और बात करूंगा कि आपने बिल्कुल, जो हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं एंड हाउ, मतलब जो एक रिलीजन को एज अ टूल यूज किया जा रहा है rather than, you know, a tool of enlightenment and of love and of, you know, of peace and of progression and of coexistence. हम बहुत नेगेटिव कौम हैं, अनफॉर्चुनेटली. हम थ्राइव करते हैं लोगों की बुराइयों पे, ना कि उनकी अच्छाइयों पे. इट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई थिंक हमारी इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती. आप इंडिया को देख लें, किस तरह आर्ट को कल्टिवेट किया जाता है. मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्टर्स आई एम श्योर बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है उन्हें, लेकिन एज अ क्राफ्ट आप जब लोगों को बताते हैं ना कि जी मैं एक एक्टर हूँ या मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो उनकी शक्ल पे, माथे पे शिकन आ जाती है. कल्चर है क्या? मुझे हमारे अंदर इस्लामाइजेशन थोड़ी आई है, एंड आई से दिस बिकॉज हमने इस्लाम को वेपनाइज कर दिया है. और हमने इस्लाम को वेपनाइज किसके खिलाफ किया है? सॉफ्ट टारगेट्स के खिलाफ किया है. जो इंडिया है बेसिकली, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसकी बड़ी ज़्यादा ग्रो करी है. वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से. क्या कहेंगे इस पर? इंडिया बन गया है तो इंडिया मिलिट्री के लिहाज से भी आगे आ गया है, फार्मास्यूटिकल के लिहाज से भी आ गया है. तो पाकिस्तानियों को ये चाहिए, या तो चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए. रीजंस क्या है? क्योंकि इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है. आप टेक्नोलॉजी उठा लें, आप कोई भी फील्ड उठा लें, इंडिया उसमें बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है. आपको क्या लगता है रीजंस क्या हो सकते हैं? अच्छा, मुझे जो लगता है वो ये है कि चाइना के बाद जो इंडिया है उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया है. वो रैपिडली जो है वो ग्रो कर रहे हैं. पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानियों की वही बात जो मैंने पिछले सवाल में की, कि पाकिस्तानियों को यही होता है कि हमने इतना काम कर लिया, 10,000 का काम कर लिया एक हफ्ते के लिए, हमने अगला पूरा हफ्ता फ्री लेना है क्योंकि हमारा 10,000 में गुजारा हो जाएगा. यही हमारी गवर्नमेंट का काम है. हमारी गवर्नमेंट कहती है कि भाई एक हफ्ता या 15 दिन या 20 दिन हमने अच्छा काम कर लिया है तो हम आगे काम अच्छा नहीं करेंगे. साहब, मैं आपको
भारत का एक और नाम भी है, इसे कहते हैं वर्ल्ड फार्मेसी। ये दुनिया की फार्मेसी है। जेनेरिक ड्रग्स दुनिया में सबसे ज्यादा भारत बनाता है, कुछ 60-70 बिलियन डॉलर ये कमाते हैं। दुनिया की 5th बड़ी इकोनॉमी है भारत। दुनिया के इससे सिर्फ 4 मुल्क 5th ये थोड़ी सी इंग्लैंड के साथ साथ चलता है। 4 चले मान लें, आपकी 6 भी मान लेते हैं, 5 या 4 मुल्क भारत से ज्यादा अमीर है। भट्टी साहब ये कहते हैं भुट्टो साहब ने बर्बाद दिया, ये कर दिया। आपने बनियाने, अंडे और मुर्गियां बनाने के अलावा बनाया इस मुल्क को इतना लूटा कि गिद्दे खत्म हो गई हैं। पाकिस्तान में आपको गिद्द नहीं नजर आएगी, चंद गंदे इस लोगों ने, मैं हर एक को नहीं। तो ये बताएं, जो इंडिया है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से, इस पे क्या कहेंगे? मुबारक हो इंडिया को, जिस तरह से वो आईटी में और दीगर चीज़ों में आगे जा रहा है, तो ये तो होना ही था। वो हमसे बहुत आगे है, मुकाबला नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो वाकई किसी रिसर्च के मुताबिक वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में सबसे आगे चला गया तो ऐसा होगा, और मुझे ये उम्मीद भी उनसे है कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसी उम्मीद रखने की क्या वजह है? आपको क्या लगता है ऐसी क्या खास बात है इंडिया के अंदर, क्योंकि वो हर चीज़ में ही बड़ा ग्रो करी जा रहा है? सिर्फ क्योंकि उसका बैकग्राउंड मैं जानती हूँ ना, इंडिया किस किस चीज़ों में क्या क्या काम कर रहा है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी, मुझे तब ना मेडिकल से रिलेटेड कोई आर्टिकल था, तो मुझे कंपैरिजन करना पड़ा था वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का किसी और कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तब मुझे आइडिया हुआ कि दुनिया की बेस्ट तरीन जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में, एशिया की नहीं सॉरी दुनिया की सबसे बड़ी जो लैब है ना वो इंडिया में। और ये मुझे अभी रिसेंटली कोविड की वैक्सीन जब बनी तब पता चला है कि दुनिया की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री इंडिया में। तो आपने अभी खुद ही वैक्सीन की बात कर दी, मेरा अगला सवाल भी यही था। वैक्सीनेशन जो है या वैक्सीन जो कोविड की है वो भी इंडिया ने बनाई है, तो हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग क्या हमेशा दूसरी कंट्रीज़ पे ही डिपेंड करते रहेंगे? आपको क्या लगता है यहाँ पे मसाइल क्या हैं इस हवाले से? नहीं, हम इतने मासूम हैं कि हमसे कोई पूछेगा हम कहेंगे हम चाइना से ले लेंगे। ऐसे कोई चाइना हमारा बहन भाई बना हुआ है, हमारी पीठ में खंजर घोंप रहा है, और वो हमें हर चीज़ इस तरह से और इस आसानी से हमारे डोर तक प्रोवाइड करता है कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम कोई सुई बनाने का कारखाना। लाखों रुपए का फर्क। अब मैं आपको 1-2 दवाइयों के नाम बता देती हूँ जो मैं आज कुछ जगह रिसर्च कर रही थी तो मैं पढ़ रही थी। गायनी के लिए इस्तेमाल होने वाला एक इंजेक्शन है ऑक्रेविसिस की कीमत 7,50,000 रुपए है, और यही इंजेक्शन भारत में सिर्फ 4,000 रुपए का, क्या नहीं सिर्फ 4,000 रुपए का। क्या वहाँ महंगाई नहीं है? डॉलर उनके लिए महंगा नहीं है? मैं आपसे गुजारिश करूँ जी गुजारिश ये है कि आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया। अभी भारत $20 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका ड्रैप, हमारा ड्रैप 200 मिलियन तक नहीं पहुंचा। उसकी रीजन यही है कि ना आपने इदारे पे यानी हेल्थ पे कभी कॉन्सेंट्रेट किया, ना कभी आपने काम किया। अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है मेडिसिन का, फार्मास्यूटिकल्स का, इस सवाल से क्या रिएक्शन है? मैं बहुत खुश हूँ। मैं किसी भी मतलब मुल्क को, कोई इंसान हो, जब कोई तरक्की करता है तो मैं बिल्कुल भी उससे हसद नहीं करती कि यार ठीक है हमारी लड़ाई अपनी जगह, बट अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए, बिकॉज जेलसी वहीं पे होती है जहाँ पे मुकाबला होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है वो हमसे आगे निकलेंगे, हम उसी मुकाबले में, उसी जेलस में हम आगे निकलेंगे, तो मुझे इस चीज़ पे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, जो तरक्की कर रहा है मैं उनको यही कहूँगी बेस्ट ऑफ लक। तो आपको वैसे रीज़न क्या लगता है, क्योंकि इंडिया जो है वो हर फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है? अभी कहा यह जा रहा है कि इस साल जो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है $41 बिलियन से ज़्यादा की ग्रोथ होने वाली है उसमें, तो आपको क्या लगता है रीजंस क्या हो सकते हैं? बेसिकली जो नरेंद्र जी हैं, हमारे मोदी जी, जो हमारी गवर्नमेंट है इंडिया की, वो खुद बहुत एक्टिव हैं, वो खुद सारों के बहुत साथ हैं। दैट्स वाई वो मुझे लगता है वो नौजवानों को बहुत ज़्यादा मौका दे रहे हैं, और उन चीज़ों की वजह से उन्होंने बहुत से जॉब्स वगैरह इस तरह की चीज़ों को दूर किया है। तो जब उन्होंने ये चीज़ें की हैं ना, तो फिर वो इस वजह से आई थिंक ये चीज़ों को लेकर नरेंद्र जी की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से ये इंडिया ग्रो कर रहा है। जब ये कश्मीर का सारा 89 से इन्होंने शुरू किया तो उस वक्त भी लोग मौजूद थे ना, जो ये कह रहे थे कि ये कश्मीर आपके बस की बात नहीं है, इंडिया से आप नहीं लड़ सकते, अपने मुल्क की खुशहाली की बात करें। नरेंद्र मोदी जैसा बंदा जिसको इमरान खान साहब ने जाती तौर पे गालियां दी हैं और इंसल्ट किया है, रियासत के अंदर ऐसे नहीं होता। रियासत में आप पॉलिसीज को आप तनकीद कर सकते हैं, एक दूसरे लीडर्स को आप जाती तौर पे अटैक नहीं करते। अब मुशर्रफ ने भी तो वाजपेयी के साथ ऐसी बातें नहीं की थी, हालांकि कारगिल कर दिया था, बाद में जाके हाथ भी मिला लिया था। इंडिया से दोस्ती कर लें, इज्जत से हो जाएगी, बाद में इज्जत भी नहीं रहनी, कश्मीर भी नहीं मिलना, जूते भी पड़ने और हमने इंडिया के पैर पड़े होना है। हिंदुस्तान वाहिद प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है एशिया में जो तरक्की की दौड़ में भी आगे जा चुका है। तालीम की वो जो है गुर्बत वहां भी है, बहुत वसी पैमाने पे है, लेकिन मिडिल क्लास भी है, एजुकेटेड क्लास भी है। लेकिन मोदी ने मुसलमान मुल्कों के साथ तो बड़े ताल्लुकात बनाए हैं। तो बात यह कि जो लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि जी यहाँ पे तो वो चूंकि एंटी मुसलमान है
इसलिए वो इस्लाम के फोर्ट्रेस से दोस्ती नहीं करेंगे बीजेपी वाले, तो मेरे ख्याल से फैक्चुअली ये बात तो होल्ड नहीं करती। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि अगर अभी भी चांस है, अगर इंडिया जो है या फिर प्रधानमंत्री मोदी अभी भी आपको चांस दे रहा है कि अगर आपके पास चांस है और अगर आप वहाँ पर उनके साथ सुलह कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उसके बाद आपको ये मौका भी नहीं मिलेगा। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अनगिनत चांस दिए पाकिस्तान को। पहले उनकी ओथ सेरेमनी में नवाज शरीफ को बुलाया गया, उसके बाद वो खुद अफगानिस्तान से आते वक्त पाकिस्तान चले गए। उसके बाद जो 2-3 कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमले हुए उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी ने पेशेंस रखकर भाई इनसे बात की पाकिस्तान से, लेकिन उसके बाद लगा कि भाई इसका कोई सोल्यूशन है नहीं, और उसके बाद इंडिया ने अपने रिलेशन जो है वो बिगाड़ना शुरू कर दिया पाकिस्तान के साथ। या फिर अब बिगाड़ना ही आप कह सकते हो कि भाई इनके साथ रिलेशन मेंटेन करके कोई मतलब है नहीं, क्योंकि पता नहीं चलता कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, आर्मी क्या कर रही है, ISI क्या कर रही है, और एक और सिचुएशन है यहाँ पर कि भाई उनके आतंकवादी ग्रुप क्या करते हैं वो भी पता नहीं चलता। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी सिचुएशन और ऊपर से ये देखने को मिल रहा है कि भाई अभी भी चांस है कि अगर ये कुछ हो सकता है तो आप कर सकते हैं। और उसके अलावा ये भी बात हो रही है कि पूरे एशिया के अंदर सिर्फ एक अकेला ऐसा कंट्री है इंडिया जी, जहाँ पर प्योरली डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को साथ में रखकर वो इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, और उसी डेमोक्रेसी इंडिया के लिए ग्रोथ का इंजन बन रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। जब ये कश्मीर का सारा 89 से इन्होंने शुरू किया तो उस वक्त भी लोग मौजूद थे ना, जो ये कह रहे थे कि ये कश्मीर आपके बस की बात नहीं है, इंडिया से आप नहीं लड़ सकते, अपने मुल्क की खुशहाली की बात करें, 50 साल के लिए इसको फ्रीज कर दें, 50 साल के बाद देख लेंगे, इंडिया से दोस्ती कर लें, इज्जत से हो जाएगी। बाद में इज्जत भी नहीं रहनी, कश्मीर भी नहीं मिलना, जूते भी पड़ने और हमने इंडिया के पैर पड़े होना है। जो ये बता रहे थे कि ये तुम्हारी कश्मीर पॉलिसी, बर्बाद हो जाओगे तुम लोग, नहीं कर सकते, पाकिस्तान इसकी कीमत अलहदा उठाएगा, इकोनॉमिकली हम अलहदा मरेंगे, हमारे लोग भूखे मरेंगे, महंगाइयां आएंगी, जंगी अखराजात हम नहीं उठा सकते, हमारी वो प्रोटेक्शन नहीं है, इंडिया से हम बड़े नहीं हैं, नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी जैसा बंदा जिसको इमरान खान साहब ने जाती तौर पे गालियां दी हैं और इंसल्ट किया है, रियासत के अंदर ऐसे नहीं होता। रियासत में आप पॉलिसीज को आप तनकीद कर सकते हैं, एक दूसरे लीडर्स को आप जाती तौर पे अटैक नहीं करते। आप ये कह सकते थे कि बीजेपी ऐसी है, RSS ऐसी है, और ये कहना कि नरेंद्र मोदी फाशिस्ट है, नरेंद्र मोदी ये है, वो होगा, मगर आप कह नहीं सकते, बिकॉज कल को आपको फिर बात करनी पड़ेगी। अब मुशर्रफ ने भी तो वाजपेयी के साथ ऐसी बातें नहीं की थी, हालांकि कारगिल कर दिया था, बाद में जाके हाथ भी मिला लिया था और ऑलमोस्ट सोल्यूशन भी ढूंढ ली थी। नवाज शरीफ साहब ने भी यही कोशिश की, नवाज शरीफ साहब ने भी यही कोशिश की कि 99 में, जिससे मुशर्रफ साहब ने डिरेल कर दिया उनको। बिल्कुल बिल्कुल सैदी साहब, और मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ, आप चूंकि मोदी की और बीजेपी की बात करते, आई एम नो फैन, आई मीन आई थिंक मोदी की अपनी पॉलिसीज हैं, वो जाने, इंडियंस जाने जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है, लेकिन मोदी ने मुसलमान मुल्कों के साथ तो बड़े ताल्लुकात बनाए हैं। सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, हत्ता कि पैलेस्टीन अथॉरिटी ने उनको मेडल दे दिया है, बहरीन हो गया। आई मीन कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे OIC में उनको सीट दे दी गई है, एक वो ऑनररी परमानेंट मेंबर तो नहीं, एज एन ऑब्जर्वर। तो बात ये कि जो लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि जी यहाँ पे तो वो चूंकि एंटी मुसलमान है इसलिए वो इस्लाम के फोर्ट्रेस से दोस्ती नहीं करेंगे बीजेपी वाले, तो मेरे ख्याल से फैक्चुअली ये बात तो होल्ड नहीं करती। छोड़ें इस फजूल बात को, इज्जत के साथ एक सुलह सफाई कर लें, कश्मीरियों को बेचना बंद करें, उनकी लाशों को। इतना जबरदस्त पाकिस्तान के पास मौका था, इज्जत के साथ हम उनके साथ ट्रेड बहाल करते और उसके कश्मीर पे कहीं काबिल इज्जत हमें उसका हल मिल चुका होता। यानी ये इंडियन कश्मीर और ये पाकिस्तानी कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट करके जॉइंट को मैकेनिज्म तय हो जाता, और ये वहां के लोग पैसे कमा रहे होते। 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, 20 साल में इंडिया पाकिस्तान ट्रेड कितनी बढ़ चुकी होती। अब तो जियो इकोनॉमिक का दौर है ना जी, तो हम इंडिया के साथ हम करतारपुर भी खोलेंगे, हम कश्मीर का नाम भी नहीं लेंगे, आप कश्मीर भी ले जाएं, बस हमें आप तिजारत करने दें अपने साथ, आए जरा दोस्ती कर लें। इन्हीं शराइत पे बातें हो रही हैं ना, आए जरा दोस्ती कर लें, हम सब कुछ भूल जाते हैं, खुदा के वास्ते हमसे दोस्ती कर लो, हमसे तिजारत कर लो। ये है जब बंदरों के हाथ में और कम अकलों के हाथ में और जाहिलों के हाथ में बंदूक जब आती है तो फिर ये नतायज निकलते हैं। हिंदुस्तान वाहिद प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है एशिया में जो तरक्की की दौड़ में भी आगे जा चुका है। तालीम की वो जो है गुर्बत वहां भी है,
बहुत वसी पैमाने पे है, लेकिन मिडिल क्लास भी है, एजुकेटेड क्लास भी है, हमने क्यों कर दिया है? हमारा सवाल यही है ना या सबके तो यहाँ पर जमहूरियत डिलीवर क्यों नहीं कर पा रही? यहाँ डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे नहीं है, वही मैं आपसे कह रहा हूं। यहाँ पे है कि हम खुद जो हैं अपने आप को डिलीवर क्यों नहीं कर सके। अब ये जो बहस है ऐसी है, अगर आप बुनियाद पाकिस्तान में जाएं, खुल के यहाँ पे हम बात नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे कुछ बात है कि जो हमें एक लीडरशिप मिलनी चाहिए, एक लीडरशिप क्लास जो मिलनी चाहिए, जो गवर्निंग क्लास मिलनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं पैदा हो सकी। क्यों नहीं पैदा हो सकी? इसका कोई आसान सवाल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। एक पाकिस्तान जो है अनबैलेंस्ड रिपब्लिक है, यूपी से, भोपाल से, हैदराबाद, दक्कन से, वो तालीम वगैरह के लिहाज से हम लोगों से वो आगे थे, ठीक, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थे, मेंटली ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थे। वो जो है उनका झमेला और था पार्टीशन का, वो हमें हिंदुस्तान दुश्मनी दे गए, फॉरेन पॉलिसी पे छाप वो डाल गए, और बहुत सारी चीजें जो हैं उनकी थिंकिंग हमसे वो हम पे यहाँ पे कर गए। इन सारी चीजों से पाकिस्तान जो है निकल नहीं सका। फिर एक रोल मजहब। अमेरिका और भारत और इसराइल ने साजिश बनाई कि पाकिस्तान के मीडिया और पॉलिटिशियन को फौज के खिलाफ इस्तेमाल करें, क्योंकि खुदा न खास्ता जिस मुल्क की फौज कमजोर हो जाए, दुश्मन आ जाता है। आज आप मेरी बहुत लिख लें और आने वाले दिनों में और गलाजत होगी, और हो सकता है किसी सहाफ़ी पर खुद ही हमला करके इल्जाम अदारों पे लगा दिया जाए। मैं आपको दे रहा हूँ, हुसैन हक्कानी, अमेरिका, इसराइल, इंडिया, ये नेट। तो सबसे बड़ी वॉरफेयर पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। पाकिस्तानी चैनल्स के जरिए 60-70 चैनल्स हमारे पास हैं, और कुछ पूरे चैनल और कुछ के अंदर जर्नलिस्ट और सहाफ़ी खरीदे हुए हैं इन्होंने, जिनका काम डिसइंफॉर्मेशन फैलाना है। ये खौफ और अमन की खबरों को झूठ के साथ मिलाकर ऐसा नशर करते हैं कि पूरी कौम डिमोरलाइज होती है। और वो काम कि जो टीटीपी जमीन पर कर रही है, इंडिया बाहर से कर रहा है हमारे ऊपर, वही काम। नमस्कार दोस्तों, अब ये देखने में थोड़ा मतलब कि स्ट्रेंज लगता है, लेकिन अमेरिका ऐसा करता है कि क्या करता है कि जिस कंट्री में उसको किसी भी चीज़ में, या फिर कहे कि अगर उसकी जो सरकार है अगर वो अमेरिका की नहीं मानती है ना, तो फिर वहाँ की सिचुएशन ये हो जाती है कि वो लोग मीडिया को ख़रीदना शुरू करते हैं, और मीडिया जो है वो एंटी गवर्नमेंट स्टांस लेना शुरू करती है, और उसके अलावा वहाँ पर जो अपोजिशन है उसको भी ख़रीदना शुरू करते हैं, अमेरिका जैसे कंट्री, रशिया जैसे कंट्री। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि अमेरिका है, इंडिया है, इसराइल है, सारे तीनों कंट्री मिलकर यहाँ की जो मीडिया है उसको यहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ, या फिर कहे कि यहाँ की आर्मी के खिलाफ करना चाहते हैं, जिससे पाकिस्तान के अंदर एक अनरेस्ट वाली सिचुएशन क्रिएट हो, उसके बाद सिविल वॉर वाली सिचुएशन हो। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा ऐसा लगता है कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। अब ये 75 ईयर से यही लग रहा है कि अमेरिका उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, भले ही अमेरिका ने ही सबसे ज़्यादा पैसे बिलियंस ऑफ डॉलर दिए हैं, उसके 10% भी चाइना ने नहीं दिए होंगे। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। वज़ीर दाखिला का कहना है कि कोई बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहा है। कौन बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहा है? ये बैरूनी हाथ का हम बड़े सिलसिले एक ज़माने से इसका जिक्र सुन रहे हैं। और बात सुने, आपने अड्डे नहीं दिए, अमेरिका को अड्डे नहीं दिए, इसराइल को तस्लीम नहीं किया। अमेरिका और भारत और इसराइल ने साजिश बनाई कि पाकिस्तान के मीडिया और पॉलिटिशियन को फौज के खिलाफ इस्तेमाल करें, क्योंकि खुदा न खास्ता जिस मुल्क की फौज कमज़ोर हो जाए, दुश्मन आ जाते हैं। तो इस एजेंडे के पीछे अगर ये ना निकले तो मुझे आज नहीं कल पकड़ लीजिए। इंडिया ने चंद दिन पहले कहा कि अगर पाकिस्तान के कुछ बैरून मुल्क बैठे और कुछ पाकिस्तान में बैठे साफी फौज के खिलाफ बोलते हैं और इनको उकसाओ के अवाम फौज दुश्मन बेशर्मो, लाइसेंस टू किल, जिस तरह 007 होता था जेम्स बॉन्ड। ये जरा गौर फरमाइए क्या फरमा रहे हैं शेख रशीद साहब, कुछ गुफ्तगू करें। मुझे उम्मीद है कि असद तूर के केस में हम हकीकत के करीब पहुंच जाएंगे, और ये इनको पकड़ना इसलिए भी जरूरी है कि बाज लोग हमारी हसास एजेंसीज पर बिला वजह उनको निशाना बना रहे हैं अपनी गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए। काई साहब, अच्छा इसके बाद मलक साहब को ले, मैंने आपसे अर्ज किया था ना, इसके ताने बाने अमेरिका और इसराइल से मिलेंगे।
हाँ, अब हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जो भी किसी ने हमला किया उनको सामने लाएं ताकि हकायक पता चले कि गैर मुल्की एजेंडा कौन फॉलो कर रहा है। ये हुकूमत का इम्तिहान है। अच्छा मलिक साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। दुनिया में ज़ाहिर है जो सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी एजेंसियां भी सबसे बड़ी होती हैं। पूरी दुनिया जो है, हम देखते हैं कि CIA के जो ऑपरेशन थे, आप चिल्ली में देख लें, ज़ियाउल हक वाला देख लें, हर जगह देख लें, उधर उनका नाम कोई नहीं लेता, लेकिन पता चलता है कि सब जो गलत काम है मैं ये नहीं कहता ये रियासत ठीक है, देयर इज लॉट डिजायरेबल, मगर वहां अगर ह्यूमन राइट्स का हमें दर्द है तो हम इसराइल के खिलाफ बात नहीं करते, हम जो है वो और अमेरिकन एक्सेस जो पूरी दुनिया में उनकी बात नहीं करते। तो क्या हमारा कोई खास एजेंडा है? मेरा ख्याल है जो आप बात कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि रियासत में ये किस तरह हो सकता है। अगर मैं पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही हूँ तो ये मेरा कसूर तो है ही है। तो मेरे रियासती इदारे किधर है, मेरी इंटेलिजेंस एजेंसीज किधर है, मेरी पुलिस किधर है, मेरी FIA किस तरह है? इमरान खान के पास कम अज़ कम 27 इंटेलिजेंस एजेंसी है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म को नहीं पता उसके पास कितनी एजेंसीज हैं। तो अगर आपने मेरे पे मीडिया ट्रायल करना है, ये को मैं इमरान की हुकूमत पे नहीं कह रहा, ये नवाज शरीफ की हुकूमत में भी ऐसे होता है, जरदारी में भी ऐसा है, बेनज़ीर में ऐसा, जी फलाना मुल्क दुश्मन साफी है। अभी अगर वो मुल्क दुश्मन है तो तुम्हारा काम कुछ नहीं है, वो सिंपल काम ही है। मुल्क दुश्मन है ये सारी कह रहे हैं, ये आज बताए ना जिस तरह का अपना वज़ीर दाखिला ने आज कहा शेर रशीद, उसका बैरूनी एजेंडा का है ना, मैंने कहा ना उसका तरीका है ना, आप तरीका कि भाई ये एविडेंस है, ये मुल्ज़िम है, इसको अदालत में लेकर सजा दिलाएं। ये असदतूर का वाकया कब हुआ? नहीं, मेरी ये बात तो असदतूर का वाकया कब हुआ? अदालत में 4-5 दिन, कौन सी एजेंसी है जो 4-5 दिन में बंदे बाहर लेके आ जाती है? कोई ना, कौन सा केस सी है ये? अब आपके जी इन्वेस्टिगेशन, मलक साहब नंबर 1 स्टेटमेंट तो पहले दे रहे हैं। इंडिया क्या करता है? इंडिया नहीं कहता पाकिस्तान इंडिया को तो डिफेंड कर रहे होते हैं हम। बंदे घंटे बाद ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान की एजेंसी ने हमला किया है। काजी साहब, आपके पास कौन सी वो एजेंसी मौजूद है? क्या जराए हैं? CIA ने आपको बताया है, खाद ने बताया है, अल्लाह ने बताया है। इस प्रॉब्लम में ताने बाने कहाँ मिलेंगे? आज आप मेरी बहुत लिख लें और आने वाले दिनों में और गलादत होगी, और हो सकता है किसी सहाफी पर खुद ही हमला करके इल्जाम अदारों पर लगा दिया जाए। मैं आपको दे रहा हूँ, हुसैन हक्कानी, अमेरिका, इसराइल, इंडिया, ये नेटवर्क पाकिस्तान की गंदी तस्वीरें फेंकने वाला, ये नेटवर्क वहां से शुरू हुआ है। इनका लीडर देखें। काजी साहब, मैं किसी एक साफी का नाम मैंने नाम लिया ना मैं लेता हूं, लेकिन मेरा एक मौकफ है कि इस मुल्क के अदारों को बदनाम क्यों कर रहे हो? यहाँ सर जी मेरा ये सबूत है तो आओ सामने, मैं आपके साथ चलता हूँ, FIR कराते हैं। भट्टी साहब, मेरा ये मौकफ नहीं। मेरा यार आप फौज को कमजोर करना चाहते हो क्योंकि इंडिया खुश होगा। पाकिस्तान में जो हमारे खिलाफ दुश्मन सॉफ्ट पावर यूज कर रहा है, यानी माशी दहशतगर्दी, इकोनॉमिक टेररिज्म हमारे खिलाफ हुआ, उसके खिलाफ भी एक्शन अब हो रहा है। पॉलिटिकल अनार्की और केओस पैदा किया गया। ऐसे पॉलिटिकल एलिमेंट जो दहशतगर्द हैं, ट्रेटर्स हैं, MQM हो या PTM हो या असफंदियार वली या चकजई, इस तरह के एलिमेंट्स हमारी सफों में। इसी तरह जो सबसे बड़ी वॉरफेयर पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। पाकिस्तानी चैनल्स के जरिए 60-70 चैनल्स हमारे पास हैं, और कुछ पूरे चैनल और कुछ के अंदर जर्नलिस्ट और सहाफी खरीदे हुए हैं इन्होंने, जिनका काम डिसइंफॉर्मेशन फैलाना है। ये खौफ और अमन की खबरों को झूठ के साथ मिलाकर ऐसा नशर करते हैं कि पूरी कौम डिमोरलाइज होती है। और वो काम कि जो TTP जमीन पर कर रही है, इंडिया बाहर से कर रहा है हमारे ऊपर, वही काम हमारा ये 5th कॉलमिस्ट, ये 4th पिलर ऑफ द स्टेट नहीं है। ये क्लेम करते हैं कि हम 4th पिलर ऑफ द स्टेट है, मॉरल सैंक्टिटी क्लेम करते हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर द 5th कॉलम्स ऑफ द एनिमी। वो कौम के कौमी सलामती के मामलात को समझता नहीं है, या दूसरे तरफ वो एक गद्दार है। वो एक जर्नलिस्ट होने के बजाय एक मीडिया प्रेस्टिट्यूट है, एक मीडिया पिंप है, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एजेंट है, एक मीडिया टेररिस्ट है। ये लोग वो होते हैं कि जो बहुत समझदार होते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट एंड वाइज पीपल, लेकिन ये हॉस्टाइल फोर्सेस के लिए काम करते हैं। इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कि ये आपकी तरह के लोग हैं, आप ही के सफों में बैठते हैं, बड़े बड़े फंक्शंस में इनको इनवाइट किया जाता है, लेकिन जब ये अपनी जबान खोलते हैं तो उसमें से जहर निकल। हामिद मीर पर हमला हुआ तो उसने बराह रास्त उसी वक्त सारा दिन पूरे जियो चैनल चलाता रहा कि DG ISI ने, जनरल जहीरुल इस्लाम ने, ISI ने इस पर हमला करवाया है। और इस कदर शर्मनाक की एलिगेशन थी कि जिसका कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत नहीं था। पूरी दुनिया को बताया गया कि ISI पाकिस्तान में सहाफियों को और चैनल्स पर हमले करवाती है। इसके जवाब में ISI और आर्मी ने ऑफिशियल लेटर लिखा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू पेमरा को, और आज भी वो लेटर पेमरा में पड़ा हुआ है कि जियो एक एंटी, और स्लेट्स के अल्फाज डाल लीजिए, आप नेट पे भी है
कि जियो एक एंटी स्टेट चैनल है जो हमेशा माजी में भी पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ काम करता रहा है और इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, जो और ये खत अभी भी पैमरा में पड़ा हुआ है। दूसरी जानिब मामा कदीर का केस, अगेन हामिद भी यहाँ पे आता है बार बार, चूंकि जियो का आ रहा है। हाँ, मामा कदीर जिसको ये मजलूम बना के, मिसिंग पर्सन केस बना के, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल इस वक्त यही है, और बाद में वही मामा कदीर इंडिया में रॉ से हथियार मांगता नजर आया कि जो पाकिस्तान के खिलाफ इसने इस्तेमाल करने। ये कहा गया हामिद मीर की तरफ से कि हेलीकॉप्टर से लोगों को पाकिस्तान आर्मी नीचे गिराती रहती। यहाँ पे भी तो आपको पता है कि गजवाई हिंद करना है हमने। आई नो, देखिए वो सारी लॉबी जो है ना वो हमने पाली हुई है, और आई मस्ट से इंडिया के अंदर ये लॉबी इन ऑपोजिशन टू द पाकिस्तानी लॉबी आई है। मैं इंडिया को बहुत क्लोजली जानता हूं, उन्होंने कभी मुसलमानों को टारगेट करने का प्रोग्राम नहीं था बनाया, बल्कि वो मुसलमानों को तो पाकिस्तान की मुसलमानों की उसके अंदर मौज ही मौज थी, लेकिन पार्टीशन हो गई। तो हिंदुस्तानी हो के हिंदुस्तान को गाली देते हैं, हमारी क्या बात, और कहते हैं हाँ हिंदुस्तान। अरे भाई स्थान तुम हो, स्थान तो वर्ड ही संस्कृत का है, तुम्हें किसने कहा था पाकिस्तान नाम रखो। तारिक साहब ये लोग तो अब रमजान को रमदान बोलना शुरू हो गए। हाँ, इनको गले में भारी हो के एकदम पान खा गए रमजान। ये इनको अपनी रिस्पेक्ट नहीं करनी आती। अपने माँ बाप से ये शर्मिंदा रहते हैं। माएँ बच्चों को मांगती हैं मेरा बेटा ये अल्लाह शहीद कर दे, उसे गाजी बना दे। जो मौत की दुआ करते हो कि जल्दी जल्दी कयामत आए और 72 हूरें मिलें, वो लोग क्या प्रोग्रेस करेंगे। जो कि हिंदुओं को जब ये जाते हैं उनको नहीं थी देती, तो वो एंटी मुस्लिम कैसे थे? वो इंडियन नेशनलिस्ट जरूर थे, बट दैट डजंट मेक यू एंटी मुस्लिम। कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर मुसलमान तो थे। अबुल कलाम आजाद ने जो प्रिडिक्ट किया कि आप मुल्क बना ले तो आप ये करेंगे, वही हमने किया 75 साल में। नमस्कार दोस्तों, अब सही मायनों में अगर आप देखो ना तो पाकिस्तान के अंदर 22-25 करोड़ जो पॉपुलेशन मुसलमानों की है, अगर वो इंडिया के साथ रहते ना तो मौज ही मौज होती। अब यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि 1947 से पहले मुसलमानों की मौज ही थी। अब किसी ने एक चिंगारी लगा दी कि भाई जो ये हिंदू और मुसलमान है दोनों साथ में नहीं रह सकते और इसीलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। अब वहाँ पर जिन्ना की जो महत्वाकांक्षा थी वो सब कुछ तो यहाँ पर है ही है, लेकिन उसके बाद एक जब अलग हो गए, जब उनको अपना एक देश मिल गया, फिर आया गज़वाए हिंद कि ये जो आज का हिंदुस्तान है ना, वहाँ पर भी हम कभी ना कभी कब्जा कर लेंगे। अब ये गज़वाए हिंद के चक्कर में गज़वाए पाकिस्तान होने वाला है, और कितने टुकड़े होंगे वो पता नहीं। और जो POK है वो तो डेफिनेटली इंडिया लेगा, उसके अलावा बलूचिस्तान अलग बनेगा, सिंधु देश अलग बनेगा, खैबर लोग का एक अलग कंट्री बनेगा, और आज का पाकिस्तान का जो पंजाब है ना उसको भी पाकिस्तान कहा जाएगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। खास करके यहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस है, वो एक बहुत बड़ी मतलब कि माइनस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। कंपेयर नहीं कर पाते किसी को अपने साथ। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे भी तो आपको पता है कि गजवाई हिंद करना है हमने। आई नो, देखिए वो सारी लॉबी जो है ना वो हमने पाली हुई है, और आई मस्ट से इंडिया के अंदर ये लॉबी इन ऑपोजिशन टू द पाकिस्तानी लॉबी आई है। मैं इंडिया को बहुत क्लोजली जानता हूं, उन्होंने कभी मुसलमानों को टारगेट करने का प्रोग्राम नहीं था बनाया, बल्कि वो मुसलमानों को तो पाकिस्तान की मुसलमानों की उसके अंदर मौज ही मौज थी, लेकिन पार्टीशन हो गई। और वो जो लीडरशिप थी, दे आर ऑल गॉन। उनको तो रोज गालियां देते हैं। रोज जवाहरलाल नेहरू को गाली इसलिए पड़ती है कि उसने मुसलमानों को कहते हैं बोल्ड बैंक बनाया था और सब्सिडाइज करते थे वो हज, विच इज ट्रू। अब जाके हज पॉलिसी खत्म हुई है। कांग्रेस गवर्नमेंट हज की सब्सिडी देती थी मुसलमानों को हज पे जाने के लिए, जो कि हिंदुओं को जब ये जाते हैं उनको नहीं थी देती, तो वो एंटी मुस्लिम कैसे थे? कि जिंदगी में सिवाय नफरत की कल्टीवेशन के आप कुछ और अपने कल्चर में, अपने इंटेलेक्ट में हनूद और यहूद के पीछे लगे हुए ना। माएँ बच्चों को मांगती हैं मेरा बेटा ये अल्लाह शहीद कर दे, उसे गाजी बना दे। जो मौत की दुआ करते हो कि जल्दी जल्दी कयामत आए और 72 हूरें मिलें, वो लोग क्या प्रोग्रेस करेंगे? क्या उनका इजाफा होगा जहन में? जहाँ 500 किताब बेस्ट सेलर बन जाए बिकने पे, वहाँ कौन पढ़ता है? ना लिखने वाला, ना पढ़ने वाला,
न जबान बोलने वाला, लोग अपनी जबानों पे शर्मिंदा झुक के चल रहे होते हैं, दुश्मन की जबान अपने मुल्क की नेशनल लैंग्वेज बना लेते हैं। तो इनको भूल जाएं, ये तो बुरा लगता है कहते हुए, बट नासूर बन गए हैं। हम तो हिंदुस्तानी हो के हिंदुस्तान को गाली देते हैं, हमारी क्या बात, और कहते हैं हाँ हिंदुस्तान। अरे भाई स्थान तुम हो, स्थान तो वर्ड ही संस्कृत का है। तुम्हें किसने कहा था पाकिस्तान नाम रखो? पे जो है वो अरबी में नहीं है और स्थान जो है वो संस्कृत में, और बनाया तो अल-पाकिस्तान बोलते हैं। अरे स्थान वर्ड जो एक कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये सब संस्कृति वर्ड है। अफगानिस्तान, तारिक साहब, ये लोग तो अब रमजान को रमदान बोलना शुरू हो गए। हाँ, इनको गले में भारी हो के एकदम पान खा गए, रमजान। ये इनको अपनी रिस्पेक्ट नहीं करनी आती। अपने माँ बाप से ये शर्मिंदा रहते हैं। किसी सोच में है ना, फिलॉसफी में, ना इंजीनियरिंग में है, ना एग्रीकल्चर में है, कुछ है ही नहीं देने का सिवाय ये कि आप करप्शन के अंदर यू आर एट द टॉप एंड यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ पुअर कंट्री एंड एनरिचिंग योरसेल्व्स। मैंने सुना आप प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी जायदाद बनी गाला कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जी जी, बनी गाला जी। बताइए, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जाके भैंसे बेच रहा है, वहां बनी गाला के अंदर जायदादें बन रही हैं। प्राइम बीवी जो है वो पिंकी है, वो जिनों में बिलीव करती। ये तो कॉमेडी सेंट्रल है, इट्स नॉट अ कंट्री। हमारे यहाँ कनाडा में बड़ा अच्छा शो होता है जिसके अंदर डायलॉग कोई नहीं होता, सिर्फ एक्शंस होते हैं, बट इट इज अ हिलेरियस शो। मुझे वो लगता है पाकिस्तान। लेकिन सर यहाँ पे ये भी है कि बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं पाकिस्तान को छोड़कर, चाहे वो बांग्लादेश ही क्यों ना हो, कहीं पे ये नहीं कहा जाता कि जी म्यूजिक ना सुने, म्यूजिक हराम है। अगर आप कोई छोटा बच्चा है उसके सामने म्यूजिक बजाएं, वो ऑटोमेटिकली डांस करने लगता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो ये कहना कि म्यूजिक हराम है सिर्फ ये सब कॉन्टिनेंट या हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान ही कहते हैं। अरब तो कैसे कैसे डांस कर रहे होते हैं, कोई मसला नहीं उनको। इनकी शक्लें खराब है, इनकी बदकिस्मती है। वो इंडियन नेशनलिस्ट रूट थे, बट दैट डजंट मेक यू एंटी मुस्लिम। कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर मुसलमान तो थे। अबुल कलाम आजाद ने जो प्रिडिक्ट किया कि आप मुल्क बना ले तो आप ये करेंगे, वही हमने किया 75 साल में। अब अगर हमें अकल आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान अमन से रहे, अपने लोगों को वेल ट्रीट करो। आपके जो सेक्टेरियन प्रॉब्लम्स हैं बैठ के यार उनको हल कर लो, और जो आपकी माइनॉरिटीज हैं उनको इंसानों के तौर पे ट्रीट करो। यही आप कहते हैं ना इस्लाम में बेस्ट ट्रीटमेंट होती है, उसका प्रूफ कहाँ है भाई? इंडिया से तो चलो प्रॉब्लम है, अपने मुल्क के अंदर आपने माइनॉरिटीज को कोई अच्छी तरह ट्रीट किया? नॉट एट ऑल। तो आप इफ यू आर गोइंग टू चेंज, दिस इज अ चेंज ऑफ हार्ट and mind, then it should be internally and externally applicable. और दुनिया के अंदर एक और बात ये भी कहा गया है कि हम ये जो इकोनॉमिक रिलेशंस है, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये भी मैं बहुत देर से कह रहा हूं, मैं नहीं, बहुत कह रहे हैं। Why do you be part of any block? आप चाइना से भी फायदा उठाएं, आप अमेरिकन से भी फायदा उठाएं, आप इंडिया से भी उठाएं, जो ये 3 इकोनॉमिक पावर्स हैं और इस इलाके में इन्वॉल्व हैं। जो पाकिस्तानी होते हैं वो भी अपने आप को इंडियंस ही कहते हैं। जो टॉप 15 लोग हैं वो जो कंपनीज के, वो सब इंडियन सीईओ है। आपके ख्याल में कोई पाकिस्तानी इतना काबिल नहीं है कि वो किसी खास लेवल तक भी आ सके? यू विल नेवर सी एनी पाकिस्तानी ऑन टॉप टियर। आजकल वहां पे इंडियन फीवर चल रहा है। पिछले 15 साल से अमेरिका हैज अ इंडियन फीवर। और आपको पता नहीं इस चीज का अंदाजा है कि हाईएस्ट पेड जो मिनॉरिटीज हैं वो इंडियंस हैं इस वक्त। चाइनीज पहले नंबर पे इंडियन है, दूसरे नंबर पे चाइनीज हैं। नमस्कार दोस्तों, अब ये सबको पता है कि भाई पाकिस्तानी जो है वो यूएस में जाता है, यूके में जाता है, फ्रांस में जाता है। तो उसको जब पहले एक्सपीरियंस होता है कि जब वो खुद को, मतलब होता है ना एक नेशनलिज्म होता है कि जब वो खुद को पाकिस्तानी कहता है ना, तो उसकी उतनी एक्सेप्टेबिलिटी होती नहीं है।
दिक्कत यहाँ पर ये हो जाती है कि शुरू में वो कॉन्फिडेंस से बोलता है, फिर उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता है और फिर उसको पता चलता है कि भाई यहाँ पर खुद को पाकिस्तानी नहीं कहना चाहिए, यहाँ पर खुद को कहो कि हम इंडियंस हैं। और जब आपको इंडियंस कहना वो शुरू करते हैं, उसके बाद उनको जो रिस्पेक्ट मिलती है वो देखकर पहले तो उनको डेफिनेटली बुरा लगता होगा कि भाई देखिए इंडियंस को कितने बड़े लेवल पर रिस्पेक्ट मिलती है और यहाँ पर हमें देखिए। इवन वो छोड़िए, वहाँ की बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जो है जो पाकिस्तानी और जो बांग्लादेशी ओन करते हैं, अब उनका नाम भी उन्होंने ऐसा रखा है जैसे इंडियन रेस्टोरेंट हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई इसी से ही जो नॉन इंडियन है या फिर जो जिनका नेटिव जो है वो इंडियन नहीं है वो भी आएंगे और जिनका नेटिव इंडियन है वो भी आएंगे यहाँ पर खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे यहाँ पर पाकिस्तानी जो है वो खुद का नाम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि नाम बनाया नहीं तो क्या कैसे यूज़ करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आज मेरे साथ एक नए गेस्ट हैं, मुनव्वर अब्दुल्ला साहब। ये पाकिस्तानी अमेरिकन हैं और न्यूयॉर्क में रहते हैं और बिजनेसमैन हैं। तो ये बताइए कि जो इंडियंस हैं वो किस तरह वहां पे रह रहे होते हैं, वो उनका क्या स्टाइल है? क्योंकि वहां पे तो सुना है कि सारे एशियंस जाने जाते हैं, लेकिन मुझे रिसेंटली ये भी पता चला है कि जो ये एक तासुर भी बड़ा पता चला है कि जो पाकिस्तानी होते हैं वो भी अपने आप को इंडियंस ही कहते हैं। तो ये भी जरा थोड़ा सा बताइएगा कि इंडियंस वहां पे कैसे रहते हैं और ये पाकिस्तानी वाकई इस तरह करते हैं कि वो जाके वो अपने आप को इंडियंस बताते हैं, यहाँ के जो सेटल होते हैं वो नहीं, और जो बाकी होते हैं ये क्या चक्कर होता है वहां पे? 9/11 के बाद क्योंकि एक नफरत फैल गई माशरे में, स्पेशली मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तानियों के खिलाफ, तो उसमें फिर बहुत सारे लोग, कुछ लोग जो इस तरह की और जॉब करते थे उन्होंने अवॉइड करना शुरू कर दिया अपने आप को बताना। लेकिन बहुत ज्यादा अक्सरियत नहीं थी कि वो अपने आप को ऐसे बताते थे, लेकिन कम लोग ऐसे थे जो अपने आप को क्लैरिटी देना चाहते थे कि वो किस स्पेसिफिक कंट्रीज हैं। स्पेशली जब आप कोई लो एंड जॉब कर रहे हैं और आपको ये बताने पे आपको पता है कि रिएक्शन आएगा, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है उसमें थोड़ा सा चीजें तब्दील हुई। अब रह गई बात कि अमेरिकन्स के लिए इंडियंस हैं और पाकिस्तानी हैं। अब उनमें मेरा ख्याल है क्लैरिटी आ गई है। इंडियंस में और पाकिस्तानियों में जो डिफ्रेंशिएट करने का जो उनमें क्वालिटी थी, या वो एक जो पता था उनको कि ये पाकिस्तानी है वर्सेस इंडियंस हैं, अब उनको क्लैरिटी आ चुकी है इस मामले पे। बिल्कुल ठीक है। तो इस वक्त जो वहां पे इंडियंस हैं वो किस तरह सिनेरियो में इन्वॉल्व हैं, वो उनका क्या किरदार है? क्या वो भी इसी तरह लो पेड वर्कर हैं या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं? क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई 20 एक इंडियन अमेरिकन है। इवन कि कैमला हैरिस जो है उसकी अपनी जारी बात है वालदा जो है वो वहां से इंडियन है। तो हाउ डू यू सी दिस, इंडिया का रोल किस तरह है अमेरिका के अंदर? देखिए, इंडियंस ने नो डाउट कि जहां पे क्रेडिट मिलना चाहिए उनको देना चाहिए कि इंडियंस ने पिछले 20 साल में अपने आप को अमेरिका में बहुत मुस्तहकम कर लिया। इंडियंस जो थे अमेरिका जो आए वो पढ़ने के लिए आए, काफी ज्यादा लोग, और फिर वो हायर एजुकेशन के बाद वो उनको ज़ाहिर है 2-3 साल का काम करने की इजाजत मिलती थी। उस काम करने के दौरान उन्होंने जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज थी, जो आईटी की कंपनीज थी, उनको ज्वाइन कर लिया, जैसे फेसबुक है, गूगल है। अब पिछले 10 सालों में आप देखें कि इंडिया के जो बहुत सारे लोग हैं वो बड़ी जो आईटी फर्म्स हैं, या जो इवन मास्टर कार्ड देख लें, क्रेडिट कार्ड की कंपनी है, उसका हेड भी इंडियन है। और स्पेशली जो आईटी लेवल पे, स्पेशली आईटी वर्कर्स तो बहुत ज्यादा है इंडियन। और आपको पता नहीं इस चीज का अंदाजा है कि हाईएस्ट पेड जो मिनॉरिटीज हैं वो इंडियंस हैं इस वक्त। चाइनीज पहले नंबर पे इंडियन है, दूसरे नंबर पे चाइनीज हैं, और पाकिस्तानी तो किसी 7वें 8वें 9वें नंबर पे आते हैं, लेकिन टॉप टियर में हैं। लेकिन इंडियन इस वक्त इस हद तक छा चुके हैं। अब रह गई बात कि एक चीज मैं आपको ये भी बताऊं कि 9/11 के बाद जो पिछले 20 साल थे, अमेरिका ऑल्सो हैड सिस्टमैटिकली कुछ ऐसी माहौल बन गया कि उसमें इंडियंस का आगे जाना पाकिस्तानियों से ज्यादा इजी था। पाकिस्तानियों को डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करनी पड़ी, मुस्लिम होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते। H1B और कुछ इंडियंस हमसे ज्यादा ऑर्गेनाइज भी हैं, उनकी अपनी एक नेटवर्क भी है, और जाहिर है फिर जहां पे टॉप टियर CEOs इंडियंस बैठे हों, CTOs इंडियंस बैठे हों, वो अपनी जो नेशनैलिटी है, जो अपनी कौम है, उसको भी फेवर करते हैं। आजकल वहां पे इंडियन फीवर चल रहा है। पिछले 15 साल से अमेरिका हैज अ इंडियन फीवर। तो अब हम भी इसी खित्ते से हैं, बाकी लोग भी हैं, लेकिन आपके ख्याल में जो टॉप 15 लोग हैं वो जो कंपनीज के, वो सब इंडियन CEO है। आपके ख्याल में कोई पाकिस्तानी इतना काबिल नहीं है कि वो किसी खास लेवल तक भी आ सके? यू विल नेवर सी एनी पाकिस्तानी ऑन टॉप टियर मैनेजमेंट एनी ऑफ दीज कंपनीज, राइट?
तो मेरा ख्याल है ये एक सिस्टमेटिक जो इंडियन फीवर चल रहा है इस वक्त अमेरिका में, उसकी भी एक लहर है। तो आई थिंक दैट्स अनदर, इंडियंस आर वेविंग दैट लेयर। वो होती है ना, आप समुद्र में एक आती है बड़ी वेव आती है, राइट, तो आप वेव क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन आप उस वेव में अगर शामिल हो जाएं तो आप फिर सर्फ कर सकते हैं उस वेव को। तो इंडियंस आर सर्फिंग दैट वेव राइट नाउ। जो वेव इंडिया जो एक 9/11 के बाद एक क्रिएट हो गई, उसमें सबसे ज्यादा एडवांटेज जो है वो इंडियंस को। या वो जो आपने राइडिंग द वेव की बात की, हम किसी उस वेव का हिस्सा नहीं बन सके, बल्कि वहां पे आइडेंटिटी जो है उसको चुराना, जो छुपाना पड़ गया मुसलमानों को। कि इंडिया में ना सिर्फ के इक्वल पाकिस्तानी मुसलमान हैं, लेकिन क्योंकि दैट्स नॉट कंसीडर्ड अ मुस्लिम नेशन, तो उनके खिलाफ उस तरह की वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आए। हाँ ठीक है, उनको इमिग्रेशन में उनको भी थोड़े से चैलेंजेस हैं कि उनकी क्यू बहुत लंबी है, लेकिन उनके लोग भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनको सिस्टमेटिकली एक फेवर हो गई। वो देखो माइक्रोसॉफ्ट में देखो हमारे लोग हैं, मास्टर कार्ड में हमारे लोग हैं, फलां जगह हमारे लोग हैं। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी इतने कैपेबल नहीं है वहां पे? क्योंकि बात तो बड़ी की जाती है कि वहां बड़े डॉक्टर हैं, बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिस्टम। क्या पाकिस्तानी इतने कैपेबल नहीं है, या कि हैं लेकिन उनको समहाउ मार्जिनलाइज्ड हैं, आइदर बिकॉज ऑफ इंडियंस और बिकॉज ऑफ द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, दोनों चीजें हैं। पहली चीज तो यह है, एक तो इंडिया हमसे 7 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से भी, और उनकी रिप्रेजेंटेशन इन अमेरिका आल्सो हैज 7 to 10 times लार्जर। तो इसलिए अगर आपको एक जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडियंस नजर आते हैं हर जगह, उसका एक रीजन ये भी है कि वो हमसे बड़ा कम मुल्क है, हमसे बड़ी उनकी रिप्रेजेंटेशन है अमेरिका में। दूसरी चीज है कि इंडियंस में ज्यादातर लोग पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गए थे, एंड दे आर वेरी डिवर्सिफाइड। वो पॉलिटिक्स में भी हैं, वो उन्होंने MIT में भी चले गए, वो पढ़ाने की तरफ भी आ गए, डॉक्टरी की तरफ भी आ गए। तो आप देख लें, संजय गुप्ता आपको CNN पे भी नजर आएंगे, फरीद ज़करिया है वो एज ए जर्नलिस्ट भी आपको नजर आएंगे, राइट। तो वो उनकी जो फील्ड है वो बड़ी डिवर्सिफाइड है। पाकिस्तानियों के लिए मेरा ख्याल जो सबसे बड़ा अलमिया है कि या वो डॉक्टर हैं, या इंजीनियर्स हैं, या IT में चले गए, या मेडिकल में चले गए, उन्होंने अपने आप को डिवर्सिफाई नहीं किया। वो आप देख लें, 2-4 नेम्स हैं जो मैं अक्सर देखता हूँ ट्विटर पर, पाकिस्तानी लड़कियां हैं 2-3 वो जो एज ए जर्नलिस्ट वहां पे काम कर रही हैं, या लेकिन उनको वो उस लेवल का एक्सपोजर भी नहीं है। और तीसरी चीज जो मेरे ख्याल में है, देखिए इंडियंस की जो वैल्यूज हैं वो अमेरिकन की वैल्यू के करीब तर है। उनका जो ओपननेस है, जो रिलीजियस ना, जो बाइंडिंग ना होना है, ये बहुत सारी और लिमिटेशंस हैं, रिलीजियस लिमिटेशंस ना होना। तो जाहिर है इस वक्त जो फेवरेबल सिचुएशंस है वो इंडियन के लिए बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि इंडियन, देखिए इंडियन और मच मोर ऑर्गेनाइज, तो उनको क्रेडिट देना चाहिए, वो पढ़े लिखे भी ज्यादा हैं, वो ऑर्गेनाइज भी ज्यादा हैं, उनमें डिवर्सिफिकेशन भी बहुत है, तो उनको एडवांटेज है।